अगर कोई फिल्म मॉडर्न लव की परिभाषा को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है तो वो है 500 डेज ऑफ समर। आज यंगर जनरेशन रिलेशनशिप्स और उनके कॉम्प्लेक्सिटीज को अलग अलग नाम देती है, जैसे सिचुएशनशिप्स, गोस्टिंग, ब्रेड क्रमिंग, कफिंग सीजन, पॉकेटिंग, बेंचिंग, ऑर्बिटिंग, ज़ॉम्बिंग, लव बॉम्बिंग। रिलेशनशिप की परिभाषा आज बदल चुकी है। दो लोगों का साथ आना और हमेशा के लिए साथ रहना इस तक ही सीमित नहीं है। और 500 डेज ऑफ समर कुछ ऐसी ही फिल्म है जो आई थी 2009 में, लेकिन आज के दिन में ये और भी ज्यादा रेजोनेट करती है। ये स्टोरी है टॉम हैंसन और समर की, जो एक बेहद ही अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप में होते हैं। This is not a love story. ये फिल्म थ्रू एंड थ्रू सिचुएशनशिप के थीम को हाईलाइट करती है, लेकिन उसे लेबल नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि उन दिनों इस किस्म के रिलेशनशिप का कोई लेबल एग्जिस्ट नहीं करता था। आज ये लेबल इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स नॉर्मल हो चुकी हैं। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरी आज की वीडियो किसी और चीज पर है। कुछ सालों पहले जब मैंने ये फिल्म पहली बार देखी थी, तब मेरा नजरिया समर को लेकर कुछ और था। मेरे मन में समर को लेकर एक किस्म का गुस्सा था कि वो टॉम के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो शायद आप भी समर के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन कई सालों बाद, कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो देखी। It's from the perspective of one person. It's not an objective storyteller. It's subjectively from the perspective of Tom, the character that I play. It's not from Summer's perspective. ये शख्स है जोसेफ गॉर्डन लेविट, 500 डेज ऑफ समर के टॉम हैंसन। The thing about that movie is it's from his point of view. It's not a movie that's from his and her point of view. और वो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताते हैं जो मैंने पहले सोचा नहीं था। सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि कई इंटरव्यूज में उन्होंने यही चीज दोहराई है। वो कहते हैं कि 500 डेज ऑफ समर एक सब्जेक्टिव स्टोरी टेलिंग है, टॉम हैंसन के नजरिए से देखी गई उसकी कहानी, ना कि एक ऑब्जेक्टिव स्टोरी जो दोनों टॉम और समर के पर्सपेक्टिव्स बताए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार समर के पर्सपेक्टिव से इस फिल्म को देखा जाए, और मुझे काफी चीजें सेंस करने लगी। शायद ये फिल्म ऑडियंसेस से कुछ हद तक मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती है, जो उस समय देखते वक्त मेरे पास नहीं थी। समर के पर्सपेक्टिव को मैं आज एक्सप्लोर करूंगा। क्या टॉम सही था या समर? इस पर मेरे विचार आज मैं बताऊंगा। कमेंट्स में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करें। यह फिल्म एक नैरेटिव फिल्म है जिसमें एक आदमी टॉम की कहानी बताता है। शुरुआत के ही सीन में हमें समर और टॉम के बारे में जितना जानना होता है वो सब कुछ हमें बता दिया जाता है। हम जिस तरह होते हैं उसमें हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बेहद ही बड़ा हाथ होता है, जिसे नर्चर कहा जाता है, और समर जिस तरह होती है उसमें नर्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। Since the disintegration of her parents' marriage, she'd only loved two things. The first was her long dark hair. The second was how easily she could cut it off and feel nothing. समर के बचपन में उसके माँ बाप के अलग होने की वजह से उस पर उस चीज का गहरा असर हुआ होता है, जिस वजह से वो एक सिनिक बन गई होती है जो अब प्यार में विश्वास नहीं करती। There's no such thing as love, it's fantasy. लेकिन इंट्रोडक्शन में एक मेटाफर नोटिस करना बेहद जरूरी है, जो हमें समर की साइकी में झांकने का मौका देती है। यहाँ नैरेटर बोलता है, समर अपने लंबे घने बालों को काटने से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती। मतलब ना सिर्फ समर प्यार में नहीं मानती, लेकिन जिस चीज से उसका लगाव रहता भी है वो उसे अपनी जिंदगी से दूर करने में बिल्कुल नहीं झिझकती। और यही चीज हम अंत में टॉम के साथ होता दिखते हैं, जबकि टॉम की पर्सनैलिटी समर से बिल्कुल विपरीत होती है। The boy, Tom Hanson of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total misreading of the movie The Graduate. यहाँ द ग्रेजुएट का रेफरेंस दिया गया है। अगर आपने द ग्रेजुएट नहीं देखी है तो मैं आपको बताता हूँ। द ग्रेजुएट में प्रोटैगनिस्ट बेंजामिन की लाइफ बेहद ही मेसी होती है। एक तरफ वो एक औरत के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाता है, वहीं दूसरी ओर उसी औरत की बेटी और बेंजामिन एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जब लड़की को बेंजामिन और उसकी माँ के फिजिकल रिलेशन का पता चलता है तो वह बेंजामिन से नाराज हो जाती है, और लड़की की माँ भी बेंजामिन को अपनी बेटी से दूर रहने को कहती है। खैर, मुद्दे की बात इस फिल्म का लास्ट सीन है जिसमें बेंजामिन लड़की को मनाकर उसे उसकी शादी से भगाकर ले जाता है। क्या उनका यह फैसला सही था या गलत, पता नहीं, और ये अनसर्टेनिटी उनके चेहरों पर साफ दिखाई देती है। ये सीन व्यूअर्स को दो हिस्सों में बांट देती है, एक प्रैग्मेटिक और दूसरा रोमांटिक। और जब नैरेटर कहता है मिस रीडिंग द ग्रेजुएट, उसका मतलब होता है कि टॉम इस सीन को एक रोमांटिक एंगल से देखता है। वो एक रोमांटिक होता है, एक्चुअली एक होपलेस रोमांटिक। रोमांटिक्स और होपलेस रोमांटिक्स में प्रैक्टिकलिटी का अंतर होता है। एक होपलेस रोमांटिक रोमांस और उसके जेस्चर्स को ओवर आइडियलाइज करता है, जैसे किसी के प्यार में जल्दी से गिर जाना, हर छोटी छोटी चीज को रोमांटिसाइज करना।
अपने पार्टनर या रिलेशनशिप को प्रैग्मेटिकली अप्रोच नहीं करना। उदाहरण से, जैसे टॉम कहता है कि वो तब तक जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा जब तक एक लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आ जाती जो उसकी जिंदगी में रोमांस लाएगी। टॉम जब समर को पहली बार देखता है तब उसे पहली नजर में वो पसंद आ जाती है। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी में फाइनली वो लड़की आ गई जिसका उसे इंतजार था। जब उन दोनों की पहली बार बात होती है तब समर की पर्सनैलिटी में हमें थोड़ा और झांकने का मौका मिलता है। And what brought you? Boredom mostly. Want to try something new and exciting. यहाँ इन डायलॉग्स में हमें समर के बारे में ये पता चलता है कि उसे नई चीजें करने में मजा आता है और वो लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेती। वो इजी गोइंग, फन लविंग, केयरफ्री नेचर की लड़की होती है। मुझे फिल्म की सबसे खास बात इसकी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग लगती है। समर के साथ वाले दिन और समर के बाद वाले दिनों को सीक्वेंस में दिखाने से टॉम के ब्रेकअप का इफेक्ट मैक्सिमाइज हो जाता है। हम देखते हैं कि कैसे उसकी खुशियां रिसेंटमेंट में बदल जाती हैं, प्यार पर से उसका भरोसा उठ जाता है। Hey, love, Grant. This is exactly what I'm talking about. What does that even mean? Love. Do you know? Do you? Anybody? Tom. If somebody gave me this card, Mr. Vance, I would eat it. It's these cards. And the movies and the pop songs, they're to blame for our lives. जो चीजें उसे समर के बारे में पसंद आती थीं, I'm in love with Summer. I love her smile. I love her hair. I love her knees. I love this heart-shaped birthmark she has on her neck. I love the way she sometimes licks her lips before she talks. I love the sound of her laugh. उन्हीं चीजों से अब वो नफरत करने लग जाता है। I hate Summer. I hate her crooked teeth. I hate her 1960s haircut. I hate her knobby knees. I hate her cockroach-shaped splotch on her neck. I hate the way she smacks her lips before she talks. I hate the way she sounds when she laughs. बार वाले सीन में समर पहली बार मेंशन करती है कि उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए होता और ये चीज टॉम और उसके दोस्त को हजम नहीं होती। वो उसे कन्विंस करने में जुट जाते हैं कि प्यार खूबसूरत चीज है और कैसे एक पार्टनर का होना जरूरी है लाइफ में। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ टॉम का बर्ताव परसुएसिव होता है, जैसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि समर का लव को लेकर विचार उससे अलग है। There's no such thing as love, it's fantasy. Well, I think you're wrong. I think you know when you feel it. I guess we can just agree to disagree. असल बात तो ये है कि हम भले ही टॉम के साथ सिंपैथाइज करते हो, लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि पूरी मूवी के दौरान समर का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा होता है और वो टॉम को बताती भी है कि उसे कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। I think you're interesting, and I'd like for us to be friends. Is that all right? Hey, I just want to tell you that, I'm not really looking for anything serious. ये आइकिया वाला सीन अच्छी स्टोरी टेलिंग का बढ़िया एग्जाम्पल है। टॉम और समर दोनों यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कपल का। ये सीन बेहतरीन इसलिए बन जाती है क्योंकि ये रोल प्ले समर को उसके चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी को बाहर लाने का मौका देती है, तो दूसरी ओर ये टॉम को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी की फीलिंग देती है। ये उसे उसकी फैमिली की फैंटेसी को जीने का उसे मौका देती है। यहाँ वो दोनों खुश होते हैं, लेकिन अलग अलग रीजंस के लिए। इस फर्नीचर शॉप का ये सेटअप एक मेटाफर है उनके रिलेशनशिप का। इस रोल प्ले की तरह ही उनका रिलेशनशिप भी सिर्फ आइडियल दिखाई देता है, रियलिटी में उनका रिलेशनशिप खोखला होता है और आइकिया के इस फिक्शन की तरह ही कुछ समय बाद उनका ये फिक्शनल रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा और फिर हम समर को टॉम से धीरे धीरे दूर जाता देखते हैं और इस सिचुएशनशिप का अंत हो जाता है। अब जब मैंने दूसरी बार ये फिल्म समर के पर्सपेक्टिव से देखी तब मुझे टॉम की सारी खामियां क्लियर दिखाई देने लगी। असल बात तो ये है कि टॉम समर से कभी प्यार करता ही नहीं था, वो समर की आइडिया से प्यार करता था। इसलिए जब टॉम समर के बारे में बात करता था तो वो सारी चीजें सुपरफिशियल होती थी, जैसे उसकी स्माइल, उसकी आंखें या उसकी हंसी, लेकिन कभी भी उसने समर को डेप्थ में पहचानने की कोशिश ही नहीं की। इसके दो बड़े एग्जाम्पल्स हमारे आंखों के सामने हैं इस फिल्म में। पहला, जब समर टॉम को पहली बार उसके घर ले जाती है और अपने ड्रीम्स के बारे में उसे बताती है जो उसने पहले किसी को नहीं बताया होता, तब टॉम उसे सुनने की बदले अपने ख्यालों में खोया होता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो कितना स्पेशल है कि उसे समर ये सारी चीजें बता रही है। I've never told anybody that before. I guess I'm not just anybody. और दूसरा इंपॉर्टेंट डिटेल ये कि उनके इस रिश्ते के दौरान एक बार भी समर के रीडिंग हॉबी या बुक्स के बारे में जिक्र नहीं किया जाता। उनकी बातें सिर्फ टॉम के पसंदीदा चीजों के बारे में ही होती है, जैसे मूवीज या म्यूजिक।
और इसीलिए समर उस आदमी से एंगेजमेंट करती है जो उसे जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। I was sitting in a deli and reading Dorian Gray, and a guy comes up to me and asks me about it, and now he's my husband. एक होपलेस रोमांटिक होने के कारण टॉम अपनी आइडियलिस्टिक रोमांटिक फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए रिलेशनशिप में होने वाले प्रॉब्लम्स को भी ओवरलुक करता है। I don't care. I'm happy. Aren't you happy? You're happy? You're not? All we do is argue. That is bullshit. इस सीन में कैमरा एंगल व्यूअर को पहली बार आउटसाइड व्यू से टॉम को पहचानने का मौका देती है। टॉम यहाँ अपनी रिलेशनशिप इश्यूज के क्लियर साइंस को अनजाने में इग्नोर करता है। वो अपनी रोमांटिक फैंटेसीज में इतना खोया होता है कि वो समर की फीलिंग्स को समझ तक नहीं पाता। I know you think that she was the one, but I don't. No, I think you're just remembering the good stuff. टॉम को समर से वैलिडेशन मिलती रहती है जिसे वो खोने से डरता है, इसलिए वो समर से कभी खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाता। वो इस आस में बैठा रहता है कि एक दिन समर उससे प्यार कर बैठेगी। Just as friends? Yeah. I mean, I don't know. I hadn't really thought about. Yes. I'm not really looking for anything serious. Is that okay? Yeah. सच बात तो यह है कि टॉम सेल्फिश होता है। होपलेस रोमांटिक्स अक्सर अपने फैंटेसीज का बोझ सामने वाले पर डाल देते हैं, जैसे टॉम करता है। उसने बस ये मान लिया होता है कि अब वो सिर्फ तभी खुश रह पाएगा जब उसकी लाइफ में एक लड़की आएगी जो उसे खुश रखेगी। ये सोच बेहद टॉक्सिक है क्योंकि अपनी खुशी के लिए टॉम समर पर एक अनफेयर प्रेशर डालता है। कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ तभी काम करती है जब इसमें आने वाले दोनों लोग पहले से खुश हों। ये फिल्म की राइटिंग इतनी क्लेवर है कि इसमें हम रोमांटिक स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट एंड्स के दो लोगों को साथ आता देखते हैं, सिनिक और होपलेस रोमांटिक। तो जब दो ऐसे लोग साथ आते हैं तो ना टॉम सही होता है और ना ही समर। और 500 डेज ऑफ समर हमें कहीं ना कहीं ये बैलेंस स्ट्राइक करना सिखाती है। आज की मूवी रिकमेंडेशन है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ये गॉडफादर के डायरेक्टर फ्रांसिस कपोला की बेटी सोफिया कपोला की फिल्म है। ये फिल्म का थीम कुछ हद तक लंच बॉक्स के थीम से मिलता जुलता है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। तब तक ऐसी ही फिल्म्स और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब।